नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। तो हमने गरीबी के बारे में देख लिया, अभी बेरोजगारी में के बारे में पढ़ेंगे। तो परीक्षा में गरीबी और बेरोजगारी के जो प्रश्न है वो अथवा में ही आता है। एक प्रश्न जो आएगा गरीबी का तो अथवा में बेरोजगारी का आता है। तो आपको मतलब जो इजी लगे, मानो कि गरीबी इजी लगता है तो पूरे टॉपिक गरीबी के लर्न करो। और अभी बेरोजगारी में पढ़ाऊंगी और लगे बेरोजगारी इजी है तो पूरे क्वेश्चन बेरोजगारी के करो। तो दोनों नहीं करने पड़ेंगे, जो भी एक करो उसके सारे क्वेश्चन लर्न कर लोगे तो 4 मार्क्स का ये सवाल आपको परीक्षा में ज़रूर आएगा। और मेरे ख्याल से बेरोजगारी के जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा इजी है। बेरोजगारी हम सब जानते हैं कि बेरोजगारी किसे कहते हैं कि हमारी काम करने की इच्छा शक्ति कौशल हो और हम काम करने के लिए मतलब काम ढूंढने के लिए भी निकले और हमें काम मिले नहीं, तभी हम ऐसे व्यक्ति को बेरोजगार कह सकते हैं। तो भारत की हमने जो वर्तमान समस्याएं देखी उसमें ये बेरोजगारी भी गंभीर समस्या है और बेरोजगारी के कारण ही गरीबी उत्पन्न होती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि गरीबी की जननी बेरोजगारी है। यह समस्या लंबे समय और अर्थतंत्र में गहराई से घर कर चुकी है और विश्व के बहुत सारे देश बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे। खाली भारत ही नहीं पर विश्व के बहुत सारे देशों में बेरोजगारी की समस्या है। तो हम सबसे पहले बेरोजगारी का अर्थ देखेंगे कि वह वयस्क व्यक्ति जिसकी उम्र 15 से 60 वर्ष के बीच की है, वो 15 साल से ऊपर का और 60 साल के नीचे की उम्र का, यानी आपसे बड़ा, जो बाजार में प्रवर्तमान दर पर कार्य करने की इच्छा और वृत्ति रखता हो और कार्य करने की योग्य शक्ति और योग्यताएं रखता हो, काम की खोज में होने पर भी वह काम प्राप्त करने में समर्थ न हो, तो वह व्यक्ति बेरोजगार या बेकार कहलाता है। उसका हम एक एग्जाम्पल ले लें कि मानो कि मेरी कोई बहन है तो वो भी मतलब पढ़ी लिखी है, उसकी प्रवर्तमान, सबसे पहले हम यहाँ के शब्द, प्रवर्तमान वेतन दर पर कार्य करने की इच्छा, मानो कि बाजार में, मानो कि उसको टीचर की योग्यता है तो बाजार में मानो कि 15,000 वेतन दर चल रहा है, 15,000 वेतन दर चल रहा है तो वो उसको स्वीकारने के लिए तैयार है, वो उसकी इच्छा है इतने वेतन दर में कार्य करने की, उसकी कार्य करने की इच्छा है और वृत्ति है, काम करने की उसकी इच्छा है, उसको काम करना है। कार्य करने की योग्य शक्ति और योग्यताएं रखता हूँ, तो कार्य करने की योग्य शक्ति यानी वो स्वस्थ है और योग्यता है कि टीचर के लिए जो MA BEd होना चाहिए तो वो उसकी क्वालिफिकेशन है वो भी कंप्लीट है। काम की खोज में होने पर भी अभी वो उसकी इच्छा है कि हाँ भाई बाजार में 15,000 वेतन चल रहा है तो मुझे चलेगा, मुझे काम करना ही है, और उसके लिए वो स्वस्थ है, उसकी योग्यता भी है, क्वालिफिकेशन भी है और वो बाजार में काम ढूंढने के लिए सभी जगह अप्लाई करती है, फिर भी उसको काम न मिले तो वो क्या कहलाएगी, बेकार। और ऐसी सामूहिक परिस्थिति जो होती है उसको क्या कहते हैं, बेरोजगारी। तो वो ऐसी बेकारी अनिवार्य रूप से भोगते तो उसे इच्छा के विरुद्ध या अनिच्छिक बेकारी कहते हैं। अभी ये मेरी बहन का जो उदाहरण दिया, वो उसकी इच्छा काम करने की है, शक्ति भी है, उसकी योग्यता भी है, वो काम भी ढूंढती है, फिर भी उसको काम नहीं मिलता है, तो ऐसी बेरोजगारी को हम, क्योंकि बेरोजगारी उसकी इच्छा के विरुद्ध की है तो उसको हम कैसी बेरोजगारी कहेंगे, अनैच्छिक बेरोजगारी। याद रखना, उसकी इच्छा के विरुद्ध की है इसीलिए उसको अनैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। अभी कई बार ऐसा होता है कि स्वैच्छिक बेरोजगारी भी होता है, जैसे कि मैं कोई पड़ोसन का एग्जाम्पल लेती हूँ कि वो भी लेडी जो मेरी पड़ोस में वो भी चलो ना, आप बोलो कि टीचर का ही एग्जाम्पल देते हैं। मैं वो सोचूं कि हमारी बाजू में एक लड़का मतलब इंजीनियर है
और उसको कंपनी में जॉब आसानी से मिल सकती है, लेकिन वो ना अप्लाई करता है, ना उसकी काम करने की इच्छा है। वो सोचता है कि नहीं, मुझे कोई काम नहीं करना है, मैं तो घर पर बैठा रहूँगा। तो वो उसकी इच्छा काम करने की नहीं है, तो उसको हम स्वैच्छिक बेरोजगार कहेंगे। कि जो वो उसकी इच्छा नहीं है, उसकी शक्ति योग्यता सब है, लेकिन उसकी इच्छा नहीं है और इसीलिए वो काम नहीं करता है, तो उसको हम स्वैच्छिक बेरोजगार कहेंगे। लेकिन जिसकी इच्छा शक्ति योग्यता सब कुछ है फिर भी काम नहीं मिलता, उसको अनैच्छिक बेरोजगार कहेंगे। तो हम आगे देखेंगे, यदि कोई व्यक्ति प्रवर्तमान बाजार के वेतन दर से अधिक वेतन मांगे। अभी मानो कि हमने एग्जाम्पल लिया, वही लेते कि प्रवर्तमान वेतन दर बाजार में मानो कि 15,000 चल रहा है, तो वो मानो कि 17,000 या 20,000 मांगे। और 15 के से 60 वर्ष के बीच की वय समूह का वह न हो, मानो कि वो 13 साल का या 14 साल का हो, या 62-65 साल का हो, अपंग हो, उसका कोई हाथ ना हो या आंखें उसकी चली गई हो, बीमार रहता हो, बूढ़ा हो और आलसी हो, उसके काम करने की जरा भी इच्छा ना हो, कामचोर हो, गृहिणी हो, यानी आपकी घर में जो आपकी मम्मी है, कि जो घर काम करती है, आपको संभालती है, पापा को संभालती है, पूरे घर का ख्याल रखती है, तो वो गृहिणी है। जो शक्ति होने पर भी काम करने की वृत्ति या तैयारी न रखते हो। अभी मैंने जैसे उदाहरण की, कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि मैंने मेरी बाजू के लड़के का ही उदाहरण दिया कि वो इंजीनियर है, उसकी शक्ति भी है, उसकी शक्ति है, उसकी लायक योग्यता है, फिर भी वो काम करने की उसकी तैयारी नहीं है, उसकी इच्छा नहीं है, तो ऐसे व्यक्तियों को बेरोजगार नहीं माना जाएगा। तो बेरोजगार किसे किसे नहीं माना जाएगा? तो प्रवर्तमान वेतन दर से ज़्यादा वेतन मांगे, 15-60 से बीच के नहीं हो, अपंग हो, अशक्त हो, रोगी हो, आलसी हो, गृहिणी हो, जो काम करने की इच्छा न रखते हो, ऐसे लोगों को बेरोजगार नहीं माना जाएगा। और ऐसे बेरोजगारों से देश के अर्थतंत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये चैप्टर आप 11वीं कक्षा में बीकॉम रखोगे तो जरूर पढ़ोगे डीप में, थोड़ा इकोनॉमिक्स में। अभी हम देखेंगे बेरोजगारी के स्वरूप। तो भारतीय अर्थतंत्र में जो बेरोजगारी के स्वरूप जो पाए जाते कि किस किस प्रकार की बेरोजगारी है वो हमारे देश में पाई जाती है, वो हम देखेंगे। बेरोजगारी के स्वरूप यानी बेकारी के प्रकार। तो पहली बेरोजगारी हम देखेंगे ऋतुगत बेरोजगारी, जिसका दूसरा नाम है मौसमी बेरोजगारी। अभी हम देखेंगे, पहले पढ़ा लेती हूँ, बाद भी एग्जाम्पल दे दूँ कि भारतीय कृषि क्षेत्र में सिंचाई की अपर्याप्त सुविधा, जो हमने आगे भी पढ़े चैप्टर में कि सिंचाई के कुएं, तालाब, नहरों से पानी प्राप्त नहीं होता हो, वर्षा की अनियमितता, वो तो हम देखते हैं कि बारिश होती है तो रुकती नहीं है, नहीं होती तो बिल्कुल नहीं होती है, और वैकल्पिक रोजगारी के अवसरों के अभाव। बाद के समय में खेती के काम के अलावा के समय में और दूसरा कोई काम धंधा न मिले तो उसमें 3 से 5 मास बेरोजगार रहना पड़ता है, उसे ऋतुगत या मौसमी बेरोजगार कहते हैं। और ऐसी बेरोजगारी खेती में ज़्यादा देखने को मिलती है। देखो, खेती में जो काम है, फसल बोते तो उसको 3-4 महीना तैयार होने में उसको लगते, तो 3-4 महीना ही काम रहते, बाकी के 5-6 महीने किसान को जब बेकार रहना पड़ता है तो उसको बोलते हैं ऋतुगत बेरोजगारी। और भी बहुत सारे ऋतुगत बेरोजगारी के एग्जाम्पल है जो आपके नज़र के समक्ष है, आप भी बता सकते हो। जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स है, तो वो गर्मी के मौसम में ही चलेगा, ठंडी के मौसम में नहीं चलेगा। बाद में बांधकाम, कंस्ट्रक्शन का काम है, तो वो भी बारिश के मौसम में नहीं चलेगा, तो बारिश के मौसम में वो लोगों को बेकार रहना पड़ता है। ऐसे ही उन्हीं कपड़ों का जो व्यवसाय है तो वो सर्दी के मौसम में चलेगा, बाकी के मौसम में बेरोजगार रहना पड़ता है। तो ये है ऋतुगत बेरोजगारी या मौसमी बेरोजगारी। अभी हम आगे देखेंगे घर्षण जन्य बेरोजगारी। ये ज़्यादा शहरों में और विकसित देशों में देखने को मिलती है।
कर्षणजन्य बेरोजगारी की पुरानी टेक्निक के स्थान पर नई टेक्नोलॉजी आना। अभी हम देखते हैं कि विज्ञान टेक्नोलॉजी का विकास जैसे होता है तो नई नई टेक्नोलॉजी आती है। अभी मानो कि पहले टाइप राइटर थी, टाइपिंग होता था, अभी कंप्यूटर आ गया, तो जो टाइप राइटर का काम करता था अभी मानो कि कंप्यूटर आ गया, तो तुरंत उनको कंप्यूटर चलाना नहीं आएगा, तो वो उसके लिए कंप्यूटर सीखने के लिए थोड़े महीने नौकरी पर से छुट्टी ले लेगा और कंप्यूटर सीखने जाएगा। मानो कि कोई कंपनी कारखाने में काम कर रहा है तो नया मशीन यंत्र आया, तो वो यंत्र भी आधुनिक टेक्नोलॉजी वाला, तो वो भी सीखने के लिए उसको 4-5 महीने लगेगा, तो वो टाइम उसको बेरोजगार रहना पड़ता है, तो उसको घर्षणजन्य बेरोजगारी कहते हैं। अभी ढांचागत बेरोजगारी कि जो हमारी परंपरागत जो चली आ रही कि भारतीय अर्थतंत्र पिछड़ा और रूढ़ि चुस्त है, कि हम जो हमारी मान्यताएं परंपराएं उसको मानकर ही चलते हैं। मानो कि जो लुहार है तो उसका बेटा वही लोखंड का ही काम करता है, वही वो पुरानी पद्धति से जैसे दादा पापा करते हैं उसी हिसाब से करता है। सामाजिक पिछड़ापन है, समाज में वो पिछड़ा हुआ है। जो परंपरागत रूढ़ियाँ और रिवाज है हमारे समाज में, जो सामाजिक प्रसंगों के पीछे बहुत सारा खर्च करते हैं, तो वो समाज में और लोग करते हैं तो आगे की नई पीढ़ी भी करती रहती है। बाद में निरक्षरता, पढ़ाई का क्रम प्रमाण है, ढांचागत सुविधाओं का अभाव, यानी अस्पताल की सुविधा है, शिक्षा की सुविधा है, सड़क मार्ग की सुविधाएं भी कम मिलती है, तो उसके कारण भी ये ढांचागत बेरोजगारी पाई जाती है। अभी आगे देखेंगे प्रच्छन्न या छिपी बेरोजगारी। प्रसन्न या छिपी यानी वो हमें दिखती नहीं है कि ये बेरोजगार है, पर वो रियल में बेरोजगार होता है। तो किसी भी काम धंधे या व्यावसायिक प्रवृत्ति में आवश्यक से अधिक श्रमिक लगे हो और इन अतिरिक्त श्रमिकों को उत्पादन कार्य में लगा देने से कुल उत्पादन पर कोई भी प्रभाव न हो, तो इन अतिरिक्त श्रमिकों को प्रच्छन्न या छिपी बेरोजगार कहते हैं। उसका एक एग्जाम्पल देती हूँ कि मानो कि हमारे यहाँ सूरत में लुम्स के मशीन है, तो लुम्स के मशीन में मानो कि 4 कारीगर है, वो 100 मीटर कपड़ा हर रोज का 4 कारीगर 100 मीटर कपड़ा बुनते हैं वो मशीन से द्वारा। अभी मानो कि ये 4 कारीगर के द्वारा मालिक 6 कारीगर को बिठाता है और वो 6 कारीगर दिन का 100 मीटर ही कपड़ा निकालते हैं, तो जो उत्पादन तो वही का वही है, तो बाकी के जो 4 कारीगर से भी 100 मीटर कपड़े का उत्पादन होता था, 6 कारीगर से भी 100 मीटर कपड़े का उत्पादन होता है, तो ये बाकी के 2 कारीगर जो है उनकी उत्पादकता तो शून्य हुई, तो वो 2 कारीगर प्रच्छन्न बेरोजगार कहलाएंगे। अभी आगे देखेंगे औद्योगिक बेरोजगारी, जो उद्योगों में देखने को मिलती है। तो औद्योगिक क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों के कारण, तो उसका मैंने आगे एग्जाम्पल बताया कि जैसे कि नए नए यंत्र वगैरह टेक्नोलॉजी आती है, तो उसको सीखने में लोगों को टाइम लगता है, वो सीखने के लिए प्रशिक्षण लेना पड़ता है, तो वो समय उनको बेरोजगार होना पड़ता है। व्यक्ति को लंबे या कम समय के लिए काम के बिना रहना पड़ता है, वो सीखने के लिए वो घर पे रहना पड़ता है, तो ऐसी स्थिति को औद्योगिक बेरोजगारी के रूप में पहचाना जाता है। आगे है शिक्षित बेरोजगारी, कि कम से कम माध्यमिक शिक्षा प्राप्त की हो, यानी आप 10वीं पढ़ रहे हो, अभी 10वीं परीक्षा पास कर लेंगे और काम नहीं मिलेगा तो आप भी शिक्षित बेरोजगार में आओगे। यदि यदि व्यक्ति बेरोजगार हो तो उससे शिक्षित बेरोजगार कहा जाता है। तो मिनिमम 10वीं पास हो और वो काम ढूंढ रहा हो और काम नहीं मिलता है तो उसको शिक्षित बेरोजगार कहा जाता है। आज हम देखें कि शिक्षित बेरोजगार ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिग्री, क्या क्या कितनी लोगों के पास डिग्री है, फिर भी लोगों को उसके अनुसार न काम न वेतन मिलता है। तो शिक्षित बेरोजगारी आज वर्तमान की बहुत ही गंभीर समस्या है। तो ये हमने बेरोजगारी के प्रकार देखे, वो बहुत ही ईजी है याद कर लेने। ओके।